गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन को 5 स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ज़्यादातर जो फॉर्म्स हैं, लगभग 99 टू 100% फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, पर जो 11 दिसंबर की डेडलाइन थी उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। और ये अलग-अलग स्टेट्स के लिए अलग-अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मध्य प्रदेश के लिए अलग आपका पब्लिकेशन रहेगा डेडलाइन्स का। सिमिलरली तमिलनाडु, गुजरात के लिए अलग है। यूपी का आगे जाके बाद में 31 दिसंबर की यहाँ पे ड्राफ्ट रोल्स की पब्लिकेशन की डेडलाइन आपको देखने को मिलेगी। अब इससे कहीं न कहीं देखो थोड़ा जो प्रेशर था वो भी थोड़ा कम होगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो काफ़ी सारे जो आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे अलग-अलग स्टेट्स के, तो वो चाहते थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट्स को यहाँ पे अपॉइंट करती हैं, वो भी यहाँ पे इन ड्राफ्ट लिस्ट को एक बार देख पाएँ। क्योंकि होगा पता क्या, अगर मान लो कुछ गड़बड़ है पहले ही, तो पहले ही हम उसमें ऐड या डिलीट कर दें, ठीक है? ना कि बाद में हम रिज़ॉल्व करें। बाद में तो डेफ़िनेटली रिज़ॉल्व होंगे ही होंगे, पर पहले ही अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उसको पहले ही हम यहाँ पे ठीक करने की, ऐड या डिलीट करने की यहाँ पे कोशिश करें। इस वजह से भी थोड़े जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे, वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे माँग रहे थे एंड जिन-जिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने यहाँ पे टाइम माँगा, उनको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे उनको टाइम और ज़्यादा दिया गया है। तो आगे वाले टाइम के अंदर बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस भी होने हैं, तो वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कि हमारे पास जो वोटर लिस्ट हो वो अपने आप में बिल्कुल सही हो। कुछ ऐसे लोग जिनका गलती से नाम 2 बार आ गया है या कुछ भी इस तरह की जो इश्यूज़ आ रहे हैं लिस्ट के अंदर, उन पर्टिकुलर लिस्ट को हम यहाँ पे करेक्ट कर पाएँ इलेक्शन से पहले-पहले। दोस्तों, डेट है आज की 12 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है 2026, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है एंड ये दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है 14 दिसंबर से। दोस्तों, जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एडिशनल ऑफ हो जाएगा अगर वो फर्स्ट 1 के जो कूपन कोड है वो इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बैच जो है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट होगा और इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको ये सारी फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने जा रही हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के अंदर हम आपको हेल्प कर पाएँ। इस पर्टिकुलर कोर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात, व्हाट डज़ दिस वर्ड मीन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? देखो, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे 3 शब्द है ना, इसका मतलब यही है कि सभी लोग, जब भी वर्ड आ गया ना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मीनिंग है सभी लोग होता है, कि सभी लोग अच्छी हेल्थ सर्विसेज़ को एक्सेस कर पाएँ और ये सब सर्विसेज़ एक्सेस करते समय उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े फाइनेंशियल। ठीक है? क्योंकि होता पता क्या है कि कई बार हमें हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ इलाज करवाना पड़ता है और बहुत महँगा-महँगा इलाज होता है। उससे दिक्कत ये आती है कि गरीबों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ जाती है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का भी एक गोल है, आप लोग जानते होंगे, जो हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं। उसका अगर आप एसडीजी 3 देखेंगे ना, वो दरअसल में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ही अचीव करने की यहाँ पे बात करता है। अब देखो, नोटिस करो कि इससे क्या होगा, इससे कहीं न कहीं जो ह्यूमन राइट का हेल्थ है, ठीक है? ह्यूमन राइट है, राइट टू हेल्थ, उसको यहाँ पे हमें अचीव करने के अंदर हेल्प मिलेगी। प्लस एट द सेम टाइम कहीं न कहीं हमें इक्विटी प्रमोट कर पाएँगे, ताकि ऐसा ना हो कि गरीब लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। दैट इज़ व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अब इसी के रिगार्डिंग ना एक रिपोर्ट निकाली जाती है बाय डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड बैंक, राइट? अब इस रिपोर्ट में यही बात की जाती है कि भाई क्या हम सही ट्रैक पर हैं भी या नहीं हैं? हमें 2030 तक इस टारगेट को अचीव करना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। आर वी डूइंग फाइन और या फिर हम पीछे जा रहे हैं? देखो, अभी जो डेटा आया है ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो इन्होंने बताया है कि सर्विस कवरेज इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है। 2000 में ये नंबर 54 था, अब ये नंबर 71 हो चुका है। कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे भारत ने भी आयुष्मान भारत स्कीम हम चला रहे हैं, ऐसे अलग-अलग देश अलग-अलग तरह की स्कीम्स चलाते हैं। कई जगह इलाज मुफ्त है, कई जगह इलाज सस्ते में दिया जाता है, कई जगह मेडिसिन सस्ते में दी जाती हैं। कहीं न कहीं पर्पज़ यही है कि भाई लोग अच्छे से कवर हो जाएँ उस चीज़ के अंदर। तो हमने भी बहुत अच्छा काम किया, अलग-अलग देशों ने भी अच्छा काम किया और दैट इज़ व्हाई कि जो कवरेज का जो वैल्यू है ना, ये बढ़ गई है, अब 71 पहुँच गई है।
बहुत सारे हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए हैं दुनिया भर के अंदर। नॉन क्लिनिकल डिजीज़ेज़ को भी टैकल करने के लिए अलग-अलग इनिशिएटिव्स चलते हैं दुनिया भर में। सो दैट इज़ व्हाई दिस नंबर हैज़ इंक्रीज़्ड, राइट? प्लस साथ ही साथ जो लोगों को खर्चा होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो भी पहले के मुकाबले कम हुआ है। पहले 34% था, अब वो 26% है। सरकारें खर्चा ज़्यादा करेंगी, लोग खर्चा कम करेंगे। पर क्या सर इतना काफ़ी है? द आंसर इज़ नो। देखो, अभी भी लगभग 200 करोड़ लोग हैं दुनिया भर के अंदर जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप फेस करते हैं, क्योंकि इलाज के ऊपर इतना ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी इस रिपोर्ट ने ये भी बोला कि जो सबसे गरीब परिवार है ना, उनके ऊपर ज़्यादा दिक्कत आती है, जो 3/4 3/4 ऑफ द पूरेस्ट हाउसहोल्ड। अमीरों के ऊपर भी दिक्कत आती है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा इलाज होता है जो करोड़ों रुपए का होता है, तो अमीरों के ऊपर भी दिक्कत आती है, पर वो नंबर अपने आप में बहुत ही कम है। सिर्फ 25 में से 1 ऐसा हाउसहोल्ड देखने को मिलेगा अमीरों में, जिसमें ऊपर दिक्कत आएगी। पर गरीब में अगर हम बात करें, तो हर 4 में से 3 ऐसे घर होंगे जहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो हमने देखो अच्छा काम ज़रूर किया है, हमने इम्प्रूवमेंट की है, हम 71 तक पहुँच गए। पर अगर हम ऐसे ही चलते रहे ना, हम केवल और केवल 74 तक ही पहुँच पाएँगे 2030 तक। हमारा टारगेट था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, तो उससे बहुत दूर हैं अभी। हमने अच्छा प्रोग्रेस किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर जो हमारा टारगेट था उससे हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो 2030 तक आते-आते भी ना दुनिया की लगभग 25% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो कहीं न कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आएगी खर्चा करने के रिगार्डिंग, क्योंकि उनके पास बहुत पैसों की कमी होगी, तो हेल्थ इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट आने वाला है। ऐसा यहाँ पर ये जो ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकाली गई है बाय डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड बैंक, ये हमें कुछ ये डेटा बता रही है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, हमारे पास ना एक डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई। डीआरआई क्या है? ये एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर कुछ स्मगलिंग हो रही है, राइट? या फिर कहीं पर इल्लीगली कुछ मान लो कोई ड्रग्स वगैरह बनाई जा रही हैं, कोई ड्रग फैक्ट्री है, तो उनके ऊपर छापे मारना, उनके ऊपर छापा मार के उनको यहाँ पे पकड़ना, ये सारा काम आपका डीआरआई का देखने को मिल जाता है। ये डीआरआई 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ये काम करता है अंडर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। अब इनके द्वारा एक ऑपरेशन रन किया गया, दैट इज ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू। अब इस ऑपरेशन में क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एक इलीगल फैक्ट्री थी, ठीक है, एक ऐसी फैक्ट्री जो सीक्रेटली चल रही थी और वहां पर ड्रग्स बनाई जा रही थी, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पकड़ी गई है एक सिंथेटिक ड्रग जिसका नाम है मेफिड्रॉन। ये मेफिड्रॉन ना दरअसल में एक ऐसी ड्रग है जिसको लेने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड बिहेव करता है। उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों के साथ वो बहुत ज़्यादा मतलब घुलने-मिलने लग जाता है। ये एक ऐसी ड्रग होती है और ऐसा बताया जाता है कि इस ड्रग का इस्तेमाल आपकी जो रेप पार्टीज़ होती है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस पर्टिकुलर ड्रग का। राइट? और ये एक तरह का साइको एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है? ये व्हाइट कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, ऑफ व्हाइट पाउडर वगैरह हो गया, कैप्सूल हो गया, इस तरह से होता है। इसको पॉपुलरली म्यो म्यो, एम कैट, ड्रोन, बबल्स, व्हाइट मैजिक, प्लांट फूड, ये नामों से जाना जाता है, ठीक है? मेफिड्रोन तो बहुत कम लोग बोलते हैं, इसको जो मतलब जो बेचने वाले होते हैं ना, जो इल्लीगली इस चीज़ को बेचते हैं, वो ये नाम ले लेके इसको यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका एमडीएमए। एमडीएमए भी एक ऐसी ड्रग है जिसको जिसको देख के ना इंसान बहुत ज़्यादा उसका हैप्पीनेस आती है उसमें, ठीक है? कोकेन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया, ये सब आपकी ड्रग्स ही आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हमारी डीआरआई के द्वारा इनको यहाँ पे पकड़ा गया है एंड ये जो अरेस्ट किए गए थे, दीज़ वर डन अंडर एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके अंतर्गत यहाँ पर ये अरेस्ट हुए हैं एंड ये हमारा जो ऑपरेशन था, ये हमारा सरकार का जो विज़न है, नशा मुक्त भारत अभियान, यानी कि भारत में जो ड्रग्स हैं उसको हमें यहाँ पे भारत को उससे ड्रग फ्री बनाना है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका ये ऑपरेशन उसी के साथ यहाँ पे लिंक करता है। आई होप ये जो ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज साइट्स कॉप 20। पहली बात तो आप अंडरस्टैंड करो व्हाट इज साइट्स। साइट्स की जब हम बात करते हैं, इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा कि अलग अलग स्पीशीज को ट्रेड किया जाता है, पर उनके ट्रेड करने की वजह से उनके ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए।
खतरा मतलब ऐसा ना हो कि हम ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव से उनको करें ट्रेड, बट इस वजह से उनकी पॉपुलेशन खत्म होने लग जाए। तो अगर हमें ट्रेड करना है ना, तो सस्टेनेबल ढंग से करना होगा। इसी का नाम है, इसी के लिए हमारी जो कन्वेंशन है दैट इज कॉल्ड एज साइट्स। साइट्स को हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके माध्यम से एंडेंजर्ड प्लांट्स, एंडेंजर्ड एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप सब लोग आईयूसीएन के बारे में जानते होंगे। आईयूसीएन बेसिकली ना एक एनजीओ है, राइट। आईयूसीएन एक एनजीओ है जहां पर आप नोटिस कर पाओगे, जिसको 1948 में बनाया गया था। इसका काम रेड लिस्ट को पब्लिश करना है, जिसमें वो बताता है कि किस तरह से कौन कौन सी स्पीशीज कितनी कितनी इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ये सब चीज़ें बताता है। बाकी बहुत सारा डेटा देता है, और इस डेटा का इस्तेमाल अलग अलग कन्वेंशंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीडी भी उसका इस्तेमाल करेगी, साइट्स भी करेगी, यूएनएफ ट्रिपल सी भी करेगी। तो ये आईयूसीएन का काम होता है। एक्चुअल में पता क्या है, साइट्स को बनाने के लिए आईयूसीएन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। जैसे 1963 में एक मीटिंग हुई थी आईयूसीएन की, उसके बाद एक रेजोल्यूशन आया, एंड उसी रेजोल्यूशन के माध्यम से साइट्स को बनाया गया। तो इसका कन्वेंशन स्टार्ट हुई थी 1973 में, मतलब सिग्नेचर्स के लिए, एंड बाद में फोर्स में आती है 1975 में। तो एक्चुअली ना अभी 2025 इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साइट्स के 50 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बिल्कुल 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 याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर, वो ये है कि साइट्स अपने आप में लीगली बाइंडिंग है। जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी वो साइट्स में लीगली बाइंडिंग होंगी। पर ध्यान रखना, साइट्स आपके नेशनल लॉस को रिप्लेस नहीं करता। इट डज नॉट रिप्लेस नेशनल लॉस। बस साइट्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हर एक कंट्री उसको इंडिविजुअली इन्फोर्स कर पाए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि साइट्स लीगली बाइंडिंग है और वो नेशनल लॉस को रिप्लेस नहीं करती। अब साइट्स के अंतर्गत 3 अपेंडिक्स आपको देखने को मिलते हैं। एक है अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 बात करता है ऐसी स्पीशीज की जो बहुत ज्यादा खतरा है उनके ऊपर, उनके विलुप्त होने का, उनके एक्सटिंक्ट होने का। तो इनकी ट्रेड परमिटेड होती है केवल और केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंदर। भाई जब ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है, तो फिर उनको तो बहुत ध्यान से ही ट्रेड करना पड़ेगा ना। अपेंडिक्स 2 की बात करें, यहाँ पर अभी इनके ऊपर खतरा नहीं है एक्सटिंक्शन का ज्यादा, पर उनके ट्रेड को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि थोड़ा सा सर्वाइवल उनका बना रहे। अपेंडिक्स 3 की बात करें, यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो कोई एक देश है, उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, तो बाकी और दूसरे देशों को भी बोलेगी कि भाई थोड़ा इसको देख के आप ट्रेड करो, ताकि उनकी पॉपुलेशन को हम यहाँ पे मैनेज कर पाए। तो वो आता है अपेंडिक्स 3 के अंदर। अब जो साइट्स का सेक्रेटरीट है वो यूनेप जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो एडमिनिस्टर करता है, और ये आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा। आज के समय इसकी 185 पार्टीज हैं, और भारत ने भी साइट्स को रेटिफाई कर दिया था 1976 के अंदर, एंड इसीलिए भारत भी इस ट्रीटी का मेंबर है। अब ये तो बात होगी साइट्स की। अब जैसे देखो बाकियों की मीटिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसी तरह से साइट्स की भी यहाँ पे होती है। तो अभी जो साइट्स की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 20 थी ना, वो हुई कहाँ पे, समरकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर, राइट। तो थोड़ा समझते हैं कि इस बार क्या क्या इसमें डिस्कशन हुआ। वैसे ना ऐसे ये हर साल नहीं होती, ये लगभग 2 से 3 साल बाद होती है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है इनका कि कब यहाँ पे अगला होना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि किसको अपेंडिक्स 1 में डालना है, किसको 2 में, किसको 3 में, किसको ऊपर नीचे करना है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड की रिगार्डिंग कैसे ग्लोबल पॉलिसीज बनानी है, क्या देशों ने कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करी भी या नहीं करी, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो इस बार ये जो हुआ ना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉप जो हो रही है साइट्स की, वो सेंट्रल एशिया के अंदर हो रही है। अब इसमें अलग अलग प्रपोजल्स आए। देखो ये इतना इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया इसमें। मैं बताऊंगा भारत का रोल भी। पर जो मेजर चीज़ें यहाँ पे हुई वो ये थी कि कुछ ऐसी स्पीशीज थी जैसे ओशनिक वाइट टिप शार्क, इनको अपेंडिक्स 1 में डाला गया। वेल शार्क को डाला गया। जो भी मांटा और डेविल रे स्पीशीज थी इनको डाला गया। फिर एक आपका यहाँ पे ना इक्वाडोर का एक आपको बहुत ही फेमस गालापागोस आइलैंड देखने को मिल जाएगा। है तो देखो ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर, पर ध्यान रखना ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू नन अदर देन योर इक्वाडोर। अब इक्वाडोर के रिगार्डिंग काफी डिस्कशन हुई, और इक्वाडोर ने ना यहाँ पे गैलापागोस की जो लैंड थी उसको यहाँ पे इसमें इंक्लूड करवा के इसको अपलिस्ट करवा दिया। तो इक्वाडोर ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया अपने हिस्से को यहाँ पे इसमें ऐड ऑन करवाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ कैमरून और इथियोपिया ने भी अपेंडिक्स 1 में लिस्टिंग करी है, होम, हिंज, बैक टॉर्टोइस की, ठीक है, ये उनके ऐड हो गए हैं। कुछ चीज़ों को डीलिस्ट भी किया गया। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें करी गई। आप पूछेंगे सर भारत ने क्या किया। देखो भारत की तरफ से ना 2-3 मेन चीज़ें हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
एक तो भारत ने हमेशा ये बोला है कि आप कोई भी फैसला लो वो डेटा के ऊपर बेस होना चाहिए, वो डिसीजन जो भी होंगे ना वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन होने चाहिए। अब हो पता क्या रहा था, जो गूगल है, गूगल को जो यूरोपियन यूनियन है वो कोशिश करवा रहा था कि इसको यहाँ पर अपेंडिक्स 2 में हम लिस्ट करवाएं। पर इंडिया ने बोला कि भाई क्या इसके पीछे कोई डेटा है आपके पास? तो ईयू ने बोला कि ना भाई नहीं है। तो जब डेटा ही नहीं था तो भारत के स्टैंड को माना गया और इस वजह से ईयू का जो प्रपोजल था गूगल को लिस्ट करवाने का वो नहीं हुआ, मतलब वो ऐड नहीं हुआ। भारत ने इसको विरोध किया था तो इसीलिए यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, तो भारत को सक्सेस मिली यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बोला कि हम ग्लोबल साउथ देशों के जो बात है उसको हमेशा साथ में रखेंगे। तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भारत आगे लेकर गया कि किस तरह से हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज को हम यहाँ पे देखेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे भारत ने और भी जो डिस्कशंस थी, पॉलिसी मैटर्स थे साइट्स के अंदर, उनमें यहाँ पे बातचीत में पार्टिसिपेट किया। और भारत का पार्टिसिपेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्लोबल स्पीशीज का 7 से 8% आपको भारत में देखने को मिलता है। भारत दुनिया की वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, इसीलिए साइट्स COP20 इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन मदर्स कास्ट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों अभी पता क्या है, भारत में आप लोग जानते होंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज के लिए क्योंकि थोड़ा अफर्मेटिव एक्शन हम यहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि जो हिस्टोरिक अनजस्टिस हुआ है उस वजह से उनको यहाँ पे एक बेहतर तरीका मिले आगे बढ़ने का। ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम यहाँ पे लेकर आ पाएं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यहाँ पे मेंशन्ड है, जो यहाँ पे इनके लिए अलग से प्रोविजन यहाँ पे अलाउ करता है। बाकी कौन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप के अंदर है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा फिक्स किया जाता है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342, और ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। बाकी ये जो रूल है ना, अभी तक ये चलता आ रहा है कि जो भी पिताजी की कास्ट होगी वही बच्चे की कास्ट होगी। ठीक है ना। अब डाउट यहाँ पे, चलो ठीक है, ये बात तो चलो समझ आया कि इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। अब बट क्वेश्चन यहाँ पे डाउट ये आता है कि सर अगर मान लो एक पिता है नॉन एससी और एक जो माता है वो है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं, इनकी शादी हुई तो इनका जो बच्चा हुआ वो क्या माना जाएगा? वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता हुआ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखो हिस्टोरिकली जो हम बात करते हैं ना वो यही बात करते हैं कि जो बच्चा होता है ना वो अपने पिता की कास्ट को इनहेरिट करता है। दिस इज द अवर ट्रेडिशन, इस तरह से वर्क करता है कि जो भी फादर की कास्ट होगी वही बच्चे की कास्ट होगी। अब इसके रिगार्डिंग ना पास्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पुनीत राय केस है बहुत फेमस 2003 का। ये बात करता है यही कि जो कास्ट होती है वो फादर को ही फॉलो करेगी अगर मान लो कोई वहां पे कोई स्टेचुटरी लॉ नहीं है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट ने मदर की कास्ट को रिजेक्ट नहीं किया था, बस उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई और स्टेचुटरी लॉ नहीं है हमारे पास तो जो पिता की कास्ट होगी उसी को माना जाएगा। पर एक बड़ा चेंज आता है रमेश भाई केस के अंदर, 2012 में ये केस हुआ। तब इन्होंने यहाँ पे पुनीत राय केस को भी विजिट किया और आपका जो पुराना एक वत्समा पॉल जो केस था उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि एक्चुअल में ना ये कैसे पता लगेगा कि किसकी कौन सी कास्ट है, ये हम पता लगाएंगे उसके लिव्ड एक्सपीरियंस से। ठीक है ना, क्योंकि आप नोटिस करो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे ने अपनी जिंदगी बिताई और वो पूरी जिंदगी वो एक डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर रहा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थ के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसकी कास्ट, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस बच्चे ने अपनी जिंदगी कैसे बिताई। हो सकता है ना, देखो कि उसने अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे बताई जैसे एक बहुत ही डिसएडवांटेज ग्रुप बताता है, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे फिर उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे कही गई। ठीक है ना, एक जो बच्चा होता है इंटर कास्ट कपल का, वो शेड्यूल कास्ट पेरेंट का कास्ट क्लेम कर सकता है अगर ये पता लगे कि जो एससी पेरेंट है वैसे ही वो कहीं ना कहीं सोशल कंडीशन के अंदर रहा, कि मान लो उसके पिता थे नॉन एससी, माता थी शेड्यूल कास्ट ग्रुप को बिलोंग करती थी, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा मतलब उनको उतना डिसएडवांटेज थोड़ा रहा, और बच्ची जो थी वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर बिलोंग हुई, तो कहीं ना कहीं फिर बच्ची को भी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जा सकता है। अब ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब एक माइनर बच्ची जो पुडुचेरी की थी उसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आपको एससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके पिताजी जो थे वो शेड्यूल कास्ट से नहीं बिलोंग करते थे, माता जी थी वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आपकी माता जी एससी हैं
तो हम आपको अलाउ कर देते हैं। आपका बचपन जो था वो भी थोड़ा वैसा रहा है, तो आपको हम शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेना अलाउ कर रहे हैं। और साथ साथ सीजीआई ने एक बात और बोली कि भाई जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्या वक्त आ नहीं गया कि हम माताओं के ऊपर हम यहाँ पे बच्चे को कास्ट दें। ये तो हम ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि पिता के नाम के ऊपर कास्ट होगी, जो पिता जिस कास्ट का होगा वही कास्ट बच्चे की हो जाएगी। पर अब तो हमारा सोसाइटी थोड़ी बदल रही है ना। अब हमारी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थोड़ी है कि जो पिताजी की चीजें होंगी वही बच्चे को मिलेंगी, नहीं। अब तो माता जी के नाम के ऊपर हम क्यों नहीं दे रहे, जो माता की कास्ट होगी वही बच्चे की कास्ट क्यों नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीजीआई ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रेज किया है। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑर्डर पूरी तरह से सेटल नहीं होता, ये तो केसेस के ऊपर और डिबेट होगी आगे जाके, क्योंकि आगे जाके ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे जो बच्चे बोलेंगे कि नहीं मेरी माताजी की कास्ट ये थी तो मुझे वो वाली कास्ट होनी चाहिए, राइट। और इनफैक्ट ना मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि खासकर जो बच्चे सोशियोलॉजी के हैं, आप अपने मेंस के लिए इस बात को रेडी रख के रखिए कि भाई अगर मान लो जो हम कास्ट को अभी कहीं ना कहीं अपने फादर की साइड से देख रहे हैं, अगर ये मदर की साइड से हम देखने लग गए तो उससे क्या बदलाव क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, खासकर जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, राइट। तो कास्ट सर्टिफिकेट मदर कास्ट के ऊपर भी दिया जा सकता है, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीपावली के बारे में। देखो मैंने ये वैसे आपको कल बता ही दिया था, बस आपको ही मैंने लिस्ट देनी थी, ये लिस्ट आप एक बार देखना। अब भारत की टोटल 16 यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हो चुकी हैं, मतलब साइट्स नहीं, हेरिटेज एलिमेंट्स हो चुके हैं। जैसे पहले 15 थे, तो इसमें दीपावली अब 2025 में ऐड हो गया है। उससे पहले जैसे नवरोज हो गया, गरबा, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, योग। प्लीज इस 16 की 16 लिस्ट को आप यहाँ पे याद करिएगा। ये ऐसी हमारी इंटेंजिबल हेरिटेज है जो कहीं ना कहीं जो हम फील कर सकते हैं, जो एज अ कम्युनिटी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। और दीपावली तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये नए साल की भी शुरुआत है। बहुत सारे लोग ना दीपावली से नया साल का भी आगमन एक तरह से मानते हैं। हाँ, एक तरह से साल का आखिरी हार्वेस्ट ये रहता है, जो न्यू मून डे होता है अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आता है, तब हम यहाँ पे दीपावली को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो यूनेस्को की 20th इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सेशन था रेड फोर्ट नई दिल्ली में, तो वहां पर दीपावली को यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और कहीं ना कहीं सबको साथ में मिलकर काम करने की वैल्यूज ये सिखाता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं इस दिन के ऊपर, और एक तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जो है ना, उसको यहाँ पर दर्शाता है ये। ठीक है कि गुड ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर इविल, राइट। ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। एक आखिरी टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, वो है सूर्य किरण के बारे में। देखो एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो भारत और नेपाल के बीच में होती है। इस तरह से टोटल 18 एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे पिछली बार एक्सरसाइज ये हुई थी जनवरी 2025 में आपके नेपाल में, फिर पिछले उससे पहले चले तो 17th हुई थी 2023 दिसंबर में उत्तराखंड में। अब इस बार जो 19वीं एक्सरसाइज हो रही है, ये जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पर इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर खास बात यह है कि हम एडवांस टूल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे आपके ड्रोन्स, आपके डे एंड नाइट वेपन्स, एआई। ठीक है, आपके जो इस तरह के जो होते हैं जो मिलिट्री रीजंस की वजह से किसी एरिया को हम यहाँ पे उसको सर्वे करते हैं, आपके रिकॉन्नेसेंस सिस्टम, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस है। तो इस तरह से 2011 से रेगुलरली हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हो रही है, एक साल इंडिया में, एक साल नेपाल में। और इसमें हम यहाँ पे साथ मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के रिगार्डिंग यहाँ पे काम होता है, राइट। एंड एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, ऑपरेशन के लिए रेडी रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं। तो दिस इज योर एक्सरसाइज सूर्य किरण। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसकी अगर मैं बात करूं, एक था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका जो एडवोकेट एक्ट 1961 था ना, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल इंडिया बार कमेटी, उसके माध्यम से इसको बनाया गया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ नॉट लिखा था तो ये गलत हो जाएगा। औरंगुटन्स की बात करें तो यस ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ही हैं, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर सी राजा कपालाचारी जी की बात करें तो यस ये एकमात्र ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन यहाँ पे होल्ड करी है, तो ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।